हेलो एवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। तो मेरा नाम है अरब कंसल एंड मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज़ को। मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो वापस नहीं बनाई है क्योंकि अभी अगेन थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है एंड मुझे कुछ दिनों में हैदराबाद भी जाना है एक कंपटीशन से रिलेटेड। बट अब मेरे पास काफ़ी दिनों के लिए कुछ टाइम है तो मैं वापस ये सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सीरीज़ को प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकूँ और आपको मैं रेलिवेंट पार्ट बता सकूँ एटलीस्ट डेली बेसिस पर। तो ये मेरा इस बार का मोटिव रहेगा। पहले मैं थोड़े से आपको इरेलीवेंट फैक्ट्स भी थोड़े बताता रहता था साथ साथ और थोड़ी रिपीटिशन रहती थी। तो आज ये जो शुरू का पार्ट हुआ है ऐसी चीज़ें और ये सब आगे से नहीं होगा एंड वीडियोस अब जो होंगी थोड़ी और शॉर्ट लेंथ की और टू द पॉइंट वीडियो होंगी। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई न्यूज़ काम की लगती है या अगर आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है किसी न्यूज़ के अंदर, तो आप उसको गूगल ज़रूर करें। हो सके तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ और समझनी है या कुछ ऐसा है, तो मैं आपको नीचे ही आपको कमेंट्स में रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो काम मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा रादर देन कि मैं सब कुछ डिटेल में आपको इसी के अंदर बताऊँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। डायरेक्ट टैक्स किटी ग्रोज 23.8% टू 8.89 लाख करोड़ टिल अक्टूबर 8। अच्छा, एक और छोटी सी बात, अगर कोई न्यू देख रहा है तो ये आपका आज का 10 अक्टूबर, हाँ 10 अक्टूबर का इशू है और ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सुबह शेयर कर दिया था। तो अगर आपको इकोनॉमिक टाइम्स की डेली पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियो का लिंक वगैरह भी सब आपको वहीं पे मिल जाता है। नाउ डायरेक्ट टैक्स किटी, किटी का मीनिंग होता है यहाँ पर टैक्स किटी का। अगर हम बात करते हैं तो कलेक्शन, जैसे किटी पार्टी भी होती है तो वो भी कलेक्शन मतलब गेट टुगेदर ये वाली सेंस में होता है। तो डायरेक्ट टैक्स किटी इज डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो आपका जो इनकम अर्न कर रहा है पर्सन डायरेक्टली वही पे करता है या कम से कम उसके ऊपर बर्डन होना चाहिए। जैसे अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी है। जीएसटी का क्या होता है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आपने पहले पे कर दिया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपसे जो आप जीएसटी पे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक पैकेट ऑफ चिप्स के ऊपर, वो आप एक रिटेलर को देते हैं क्योंकि आप मान लेते हैं 10 रुपए का चिप्स है तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, तो वो आप 10 रुपए जीएसटी के साथ अपने रिटेलर को दे देते हैं। अब रिटेलर खुद नहीं रख सकता, वो टैक्स की कमाई उसकी नहीं है। वो टैक्स आगे जमा करके जितना भी होता है वो आगे जब माल मंगाता है अपने लेज का अपना चिप्स का, तो वो होलसेलर को एक तरीके से ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके से पीछे जाते जाते गवर्नमेंट के पास चले जाता है। हालांकि आपके ऊपर टैक्स लगा बट दिया किसने? मैन्युफैक्चरर ने दिया। तो इस तरीके से वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब आपकी इनकम का टैक्स, जैसे इनकम आपकी हुई, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया आईटीआर, तो वो चीज होती है डायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन होता है इसका नंबर बहुत जरूरी होता है इकोनॉमी के लिए। पहली बात तो ये कि कितने लोगों की इनकम बढ़ रही है, दूसरी बात कितने लोग इतने साक्षर हो रहे हैं, लिटरेट हो रहे हैं कि वो टैक्स भरते हैं अपना। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स किटी ग्रोज 23.8%। अगर हम ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो वो 23.8% से बढ़ा है और 8.89 लाख करोड़, एलसीआर का मतलब लाख करोड़, लाख में 50 देन करोड़ में 70, तो 12 0 की यहाँ पर बात चल रही है। टिल अक्टूबर 8 तक की बात करते हैं, मतलब ये इस क्वार्टर से लेकर पूरा, यानी कि आपके नहीं सॉरी, इस ईयर से अब तक की अक्टूबर तक की बात करते हैं। तो ये पिछले साल से कंपेयर करके ये परसेंटेज निकाली है। अब यहाँ पर जो मैंने ग्रॉस एक वर्ड यूज किया था बीच में, ये आपको परेशान कर रहा होगा। इसमें मीनिंग ये है कि जैसे अगर आप टैक्स का आपको थोड़ा बहुत सिस्टम पता हो तो क्या होता है कि आपको पहले एक टैक्स की रिटर्न भरनी होती है। जितना आपके हिसाब से टैक्स बनता है आपके सीए से आप कंसल्ट करते हैं और आप वो भर देते हैं, या सीए से कंसल्ट नहीं भी करते हैं तो आप खुद से भी भर सकते हैं। फिर क्या होता है कि इनकम टैक्स वाले अपनी कैलकुलेट करते हैं। अगर थोड़ी बहुत डेविएशन होती है तो जनरली माना जाता है कि वो छोड़ देते हैं, नहीं तो क्या होता है कि वो या तो आपसे और टैक्स मंगाएंगे या फिर थोड़ा बहुत रिफंड प्रोवाइड करते हैं अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है। तो ये सब जो रिफंड्स होते हैं, कई कई केसेस में लोग फालतू में मतलब जो आपके ट्रांजैक्शन वाले एरर हो जाते हैं, कई लोग ज़्यादा पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी रिफंड होता है उसको अगर हम माइनस कर लें तो उसके बाद 7.45 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स बचता है। और अगर हम उसमें परसेंटेज इंक्रीज का बात करें, जो कि पिछले साल के नेट टैक्स से ही इन्होंने कंपेयर करके निकाला है ऑब्वियसली, वो 16.3% पर आता है। ग्रॉस की अगर हम इंक्रीज की बात करें तो 23% पर था, नेट की इंक्रीज की बात करें तो 16% पर था। एंड जाहिर सी बात है हमारे लिए यही सिर्फ मैटर करता है 16.3% पे इंक्रीज होना। ग्रॉस तो हम कितना भी बढ़ा के कुक करके भी दिखा सकते हैं, हालांकि ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट का वो है इसमें। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पर्सनल इनकम टैक्स से एग्जांपल दिया, एक कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है। कॉर्पोरेट टैक्स बहुत आसान है कि जो कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स लगता है वो, ये अगेन यहाँ पर सेम बात लिखी है, जंप 16.3% टू 7.45 लाख करोड़ आफ्टर रिफंड्स क्रॉसेज 52% ऑफ द बजट एस्टिमेट। यानी आपको पता ही है कि फरवरी के लास्ट डेट पर अगर कोई आपसे पूछे बजट कब आता है,
तो आप कभी भी 28 फरवरी ना बोलें, आप बोलें फरवरी के लास्ट डेट पर आता है, क्योंकि आपको पता है कि लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी को बजट आता है। तो अब लास्ट डे ऑफ द फरवरी बोले हमेशा। और एक और इसके अंदर बात है कि यहाँ पर टैक्सेस टू रिमेन रोबस्ट इन कमिंग मंथ्स। तो यानी एक अच्छी बात है कि इसका मीनिंग ये एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि टैक्सेस जो होंगे, आपके डायरेक्ट टैक्स होगा, वो रोबस्ट रहेगा कमिंग मंथ्स के अंदर। रोबस्ट मतलब होता है हेल्दी। हेल्दी मतलब होगा यहाँ पर कि अच्छे नंबर दिखाई देंगे, जो ग्रोथ रेट रहेगा, जो ग्रॉस कलेक्शन होगा, नेट कलेक्शन होगा, वो सब अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। RIL लुक्स टू रेज अप टू $1.5 बिलियन, जियो $2.5 बिलियन वाया फॉरेन लोन्स। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले RIL पता ही है। अब RIL और जियो अलग अलग हो गए थे, मतलब ऑब्वियसली ओनरशिप इनकी एक ही है, और उसके अंदर ये अलग अलग इसलिए हुए थे क्योंकि जियो ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है अब। तो इसके अंदर आपको मीडिया वगैरह वाले प्लेटफॉर्म सिर्फ जियो के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपको फॉरेन की किसी भी चीज़ की बात हो, तो आपको एक रेट हमेशा माइंड में रखना है, या एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है, डॉलर टू रूपी का कन्वर्जन रेट। यानी कोई भी अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रही है, FDI हो रहा है, या कुछ आपका अगर हम NRI से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आपको ये वाले रेट को एक बार माइंड में ले आना है जरूर, कि आज की डेट में कैसा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, या हमारे फेवर में चल रहा है, उनके फेवर में चल रहा है। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी के लिए उनके फेवर में चल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि उनके फेवर का क्या मीनिंग है, तो उनके फेवर का मीनिंग है कि 82.36 इंडियन रुपीज़ पर ये आ गया है। तो मतलब आपको, अगर आपने कई टाइम से चेक नहीं किया है, तो आपको 70-71 के आसपास की आदत होगी, और 82 तो आपको बहुत ही बड़ा नंबर लग रहा होगा यहाँ पर। तो मतलब यही चीज़ है। और यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप लोन लेते हैं बाहर की करेंसी में, तो ये RIL को एक बेनिफिट है कि यहाँ पर उसको हो सकता है कि थोड़ा अमाउंट इस तरीके से ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि आज की रेट का 1 बिलियन जो होंगे वो मतलब अगर हम 1 महीने 2 महीने पहले बात करते, तो वो उन 1 बिलियन के इक्वल नहीं होते। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे वो हेजिंग कर लेते हैं, जो बाहर के लोग लोन दे रहे हैं वो लोग भी, तो उनको भी लॉस नहीं होता है। बट हाँ, RIL को गेन हो सकता है क्या? हाँ, इसकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर ये करेंगे क्या, ये मेन काम है यहाँ पर। RIL तो आपके एक्सपेंशन के लिए काम करेगा ही। जियो आपके मेनली 5G नेटवर्क गियर को खरीदने के लिए, स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ करेगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके बाद बात करें तो यही सब है यहाँ पर कि कितना कितना ये लोग रेस कर रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है जो आपका इंटरेस्ट रेट से रिलेट करता है। ये आपका क्या है, मे बी प्राइस 130 to 150 BPS ओवर SOFR, अ ग्लोबल रेट गॉश। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आएंगे SOFR का मीनिंग देखने के लिए। SOFR का मीनिंग है सिक्योर्ड ओवर नाइट फाइनेंसिंग रेट। तो ये क्या होता था, पहले एक रेट चलता था लिबोर। लिबोर के बारे में मैंने आपको बताया पहले, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये क्या होता है, जैसे अगर आपको अपना एक लोन देना है किसी को, आपको एक इंटरेस्ट रेट सेट करना है। आप कैसे करेंगे? आप या तो एक रैंडम नंबर ले सकते हैं, 10%, 20%। अब अगर आपको 10-20 हज़ार रुपए लोन पे देने हैं तो ये चल जाएगा। बट अगर आप देख सकते हैं ऊपर ऑलमोस्ट 4 बिलियन की बात हो रही है, ये अगर हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के आसपास है, तो उसका 1% बन जाता है, या 0.1% कह सकते हैं, 0.1% के आसपास बन जाता है। अगर ये कैलकुलेशन में इधर कोई इशू है तो आई एम सॉरी। बट लिबोर जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। जैसे लिबोर वाले लोग जो आपके ये बनाते थे, ये 1988 में शायद रेट चालू हुआ था, तब से बना रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हर डे पे एक रेट निकालते हैं। तो जैसे इनका रेट निकला, मान लेते हैं 6% या 7% निकला, तो 7% के ऊपर हम डिसाइड कर लेंगे, या 7% के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि लिबोर प्लस 2% या लिबोर प्लस 5% रेट पे हम इंटरेस्ट आपको ये लोन प्रोवाइड करेंगे। अब लिबोर क्योंकि आउट ऑफ डेट हो गया है, और लिबोर की जगह अब जो पूरा ग्लोबली यूज होने लग गया है वो है SOFR। SOFR है आपका सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। यही मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट इज अ सिक्योर्ड इंटरबैंक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट। हर रात को ये चेंज होता है, और ये आपका इट इज एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू लिबोर। लिबोर के ऑल्टरनेटिव में हुआ है। अभी क्या कितना चल रहा है? अभी के लिए चल रहा है 3.2% के आसपास चल रहा है आपका, मतलब बीच में चल रहा है 2.95 to 3.2% के आसपास। तो ये चेंज होता रहता है क्योंकि ओवरनाइट वाली बात है। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि ये जो लेंडिंग होती है वो किस इंस्ट्रूमेंट में होती है, तो वो बॉन्ड्स नहीं होते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये बेसिकली बहुत ईजी है। जो आपका कमर्शियल बोरोइंग होता है, इसका मीनिंग है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक किसी कंपनी को लोन देगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी इन हाउस कंपनी को लोन देगा। यानी कि इसमें दो नेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर एक्सटर्नल वर्ड लिखा है। इंटरनल या फिर सिर्फ कमर्शियल बोरोइंग लिखा है, मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है और एक कंपनी इन्वॉल्व है। तो ये चीज होती है। SOFR का होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे ये वर्ड भी समझ सकते हैं, मे बी प्राइस्ड 130 to 150 BPS। इसका मतलब है 1.3% to 1.5% अबव SOFR। तो आपका 3.02% जो अभी
करंट रेट चल रहा है 3.05%, उससे 1.3% या 1.5% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर ये होगा। तो आई होप कोई क्लियर होगा। एसओएफआर का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेयर इन टॉक्स टू रीपे बार्क्लेज डेट। तो रेयर का मीनिंग आपका क्या है? रेयर एक झुंझुनवाला, जो राकेश झुंझुनवाला है, उनकी एक सेटअप करी हुई कंपनी है। आप देख सकते हैं अंदर, रेयर एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप अनलिस्टेड असेट मैनेजमेंट फर्म दैट झुंझुनवाला हैज सेट अप। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैं ये डायरेक्ट कैसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा था ये बात, बट ये मैंने ऑलरेडी फिजिकल पेपर से पढ़ा हुआ है, तो मैं इसलिए ये ऐसे कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर है रेयर जो है आपका, वो राकेश झुंझुनवाला की कंपनी थी। अब क्योंकि आप सभी को पता है उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद क्या है कि मतलब जब अब पूरी कंपनी अपने आप को उसने रीऑर्गेनाइज किया है, तो वो उनका एक ही एम है कि बस जितना भी हमारे पास डेट है उसको पे ऑफ करें, और अपना जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उनका जो भी ट्रस्टी हैं, इनके जो भी इनके मेंबर्स हैं, उनको रिटर्न प्रोवाइड करते रहे। इनको और फर्दर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके डिमाइस का काफ़ी बड़ा वो है उनके ऊपर, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उनकी फैमिली और जो मैनेजर्स वगैरह हैं उनके ऊपर, तो वो नहीं करना चाहते हैं कंटिन्यू। अब इसी में क्या बात चल रही है कि बार्क्लेज बार्क्लेज एक बाहर की कंपनी, आप सभी को पता है, इसने डेट दे रखा है इस रेयर वाली एंटरप्राइज को, जो राकेश झुंझुनवाला की है। अब इसकी जो डेट है, मतलब जब ये इनको रीपे करना था, वो अभी कुछ टाइम बाद है, उससे पहले ये पे करना चाहते हैं, इसलिए इसको प्रीपे बोला जा रहा है। प्रीपे आप समझ ही गए होंगे, पहले पे करना। तो ये प्रीपे करने वाले हैं, लास्ट ईयर इन्होंने बोरो किया है। जो ये बार्क्लेज है, ये ब्रिटिश बैंकिंग ग्रुप, इसी का वो एक तखल्लुस बोलते हैं, वो लिखा हुआ है, मतलब उसी का एक दूसरा नाम ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इट इज़ एन अनयूजुअल ऑफरिंग, एक मतलब ये काफ़ी अनयूजुअल है कि ऐसा भी हो रहा है, एक इंडियन कंपनी जल्दी पैसा देना चाहती है और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जबकि। तो ये चीज़ आप सभी को इसका रीज़न समझ में आ ही रहा है। तो 500 करोड़ रुपीज़ का ये लोन है जो ये वापस जल्दी पे करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो है, बट ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि मैं ये छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि आप समझ सकते हैं अभी के लिए जो ये आपका रुपी डॉलर का रेट यहाँ पर भी आपके काम आएगा, क्योंकि बार्क्लेज एक ब्रिटिश बैंक है। तो ये जो रेट है उसके हिसाब से इनको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, और अगर इनको लॉस होता है तो ऑब्वियसली क्यों लॉस लेंगे, ये चार्जेस ले लेंगे रेयर से उस नाम के, तो ये लोग उसी के प्री पेमेंट चार्जेस लेंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है, रेयर के ऑफिशियल्स ने बोला है कि वो इन्हीं चार्जेस को नेगोशिएट करेंगे। अभी कैसे होता है, वो कुछ ऑप्शन की हेल्प से होता है, बट ये हम कभी बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, जिससे मैंने आपको पहले समझाया। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट डालना, मैं आपको कुछ लिंक विंक प्रोवाइड कर दूंगा आर्टिकल वगैरह का। आगे देखते हैं, रियल्टर्स पुश हाई एंड प्रॉपर्टीज टू एनआरआईज। एनआरआई सुनते हैं आपके माइंड में एक वर्ड आ जाना चाहिए जरूर, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, डॉलर टू रुपी का कन्वर्जन रेशो, क्योंकि एनआरआई भी बाहर से मतलब इन्वॉल्वमेंट था ही। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि अब जो हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं उनको एनआरआईज को पुश कर रहे हैं रियल्टर्स। रियल्टर्स कौन होते हैं? जो आपके रियल एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट कंपनीज, ये सब होती हैं। अब क्या है कि इंडिया में, क्योंकि आप सब देख सकते हैं वापस, पार्टली ड्रिवन बाय अ डेप्रिशिएटिंग रुपी, इनका मेन रीजन, या पार्टली एक इन्होंने बोला है, पार्टली एक रीजन हो सकता है कि वो है डेप्रिशिएटिंग रुपी, यानी कि रुपी बहुत डेप्रिशिएट कर रहा है, इसकी वजह से ये लोग बाहर वाले लोग को सेल कर रहे हैं। इससे होगा क्या बेसिकली कि उनको सस्ती पड़ रही है, तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड। भाई अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो बेसिक बात है कि जैसे पहले एक आपका डॉलर जो वो 70 रुपीज के आसपास मान लेते हैं था, अब मैंने आपको दिखाया 82 के आसपास चल रहा है, 80 मान लेते हैं। अगर कोई 80 लाख का प्लॉट है, तो अभी के लिए उनको $1 लाख देने, और पहले उनको कितने देने थे? पहले आप उनको देने थे 80 या 8/70, आप कह सकते हैं, उतने $1 लाख देने थे। तो वो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.1, फिर 1.112, इतना लाख हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ इससे ज्यादा फिगर आएगी, कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो मतलब बेसिकली वही है कि उनका अब बेनिफिट हो रहा है और उनका इंटरेस्ट अब ज्यादा रहेगा अगर उनको कम में ही वही प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, तो इसकी वजह से हुआ है। अब आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट, एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन रियल एस्टेट में राइज टू 14.9 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर 2022 का मतलब आपका जो 2021 टू 2022 का बात चल रहा है, 2021 टू 2022, इसका जब करेक्शन आएगा, इसका जब नंबर्स आएंगे, तब की बात करेंगे, इतना इतना जा सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डीएलएफ सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट कैमिलियस बायर्स आर एनआरआईज एंड दे हैव आल्सो शोन इंटरेस्ट इन द कंपनीज रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट द ग्रूव। यानी कि डीएलएफ का सुपर जो लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसका 15% एनआरआई ने खरीदा है, और जो उनका एक रिसेंटली लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट द ग्रूव, वो भी आपका विच वॉज सोल्ड आउट कम्प्लीटली इन जस्ट 8 डेज में ही बिक गया वो पूरा। वो भी, उसके अंदर भी एनआरआई से काफी इंटरेस्ट है, कितना है या कैसे है वो नहीं बोला है। दूसरा इसी रियल एस्टेट के अंदर बाहर से रिलेटेड न्यूज है, क्वालकॉम एक कंपनी आप सभी को जानते हैं कि एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है आईटी के अंदर। इन्होंने 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया अपना स्पेस
वो है लीज आउट करवाया है ये के रहेजा की हैदराबाद आईटी पार्क, मतलब ये एक जगह का नाम है, या एक कह लो कि जो उसके ओनर है उन्होंने ये पूरा जो जगह है उसमें उनको ये नाम दे रखा है के रहेजाज हैदराबाद आईटी पार्क। अब इसके अंदर से 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया इन्होंने लीज पे लिया है अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को सेटअप करने के लिए। तो बेसिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो छोटी सी न्यूज़ है, 20 स्टोरी कमर्शियल टावर इन्होंने ये लीज पे लिया है। द न्यू ऑफिस इज एक्सपेक्टेड टू अकोमोडेट ओवर 17,000 एम्प्लॉइज। तो इतने एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर है ये। और दूसरी बात तो वही है कि मतलब इसके ओनरशिप से रिलेटेड बात नहीं लिखी हुई है कि ये अभी के लिए एक RIIT के पास है, बट उस RIIT के पास एक रोफो है। रोफो मतलब होता है राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर। जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लिया, आपने बोला कि ये आपने खरीदा नहीं है, आपने 10 साल के लिए रेंट पे ले लिया, 10 साल के लिए रेंट पे लिया है, फिर आपने एक आपका ओनर तो आप नहीं है, ओनर तो दूसरा बंदा रहेगा, तो हो सकता है कि वो उसका रोफो सेल कर दे। रोफो मतलब होता है राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर, यानी कि इस बंदे का जब 10 साल के बाद पीरियड रेंट का खत्म होगा तब कौन सेल कर सकता है, तब, क्योंकि अभी ये यहाँ पर रह रहा है। और क्या होता है हमारे इनकम टैक्स में एक लॉ होता है, उससे कैपिटल गेन ज्यादा लग जाएगा अगर ये अभी अपना बेच देगा। तो बेसिकली इसलिए बेचा नहीं जाता है, यहाँ पर रोफो सेल कर दिया जाता है कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो अभी नहीं खरीदना चाहता क्योंकि टैक्स के पर्पज की वजह से, तो वो क्या करेगा, वो रोफो खरीद लेगा। क्या कि इससे होगा क्या कि अगर जब जैसे 10 साल बाद ये बेचना चाहेगा तो पहला ऑफर जो होगा उसका हकदार ए होगा, यानी कि बेचने के लिए पहले ए को मना करना पड़ेगा। अगर ए नहीं खरीदना चाहता तभी ये जो पर्सन है, मान लेते हैं बी है, ये किसी और को बेच सकता है, किसी सी को बेच सकता है अगर ए नहीं खरीदना चाहता, बट पहला हकदार खरीदने का ए ही होगा। कई बार ROFO में रोफो में अपना प्राइस भी लिखा होता है इस प्रॉपर्टी का, बट अभी मुझको और इस पर रीड करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं होता जितना मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए। ये मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, बट इससे ज्यादा फर्क भी यहाँ पर नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। तो अब इसके आगे ई बाइक सेल्स कंटिन्यू टू राइज एंड सो डज डिमांड। बहुत बेसिक न्यूज है, ई बाइक से रिलेटेड आपको एक ओयो की न्यूज अभी याद होगी, अगर किसी को याद है, किसी को थोड़ी बहुत भी स्टोरी पता है कि ओयो का क्या हुआ था अभी, सॉरी ओयो कह रहा हूँ मैं, जो कि ओला बाइक्स थी उनका क्या हुआ था, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं जो स्टोरी थी। ई बाइक का आपका क्या है, ई बाइक की 15% जो ओवरऑल स्कूटर सेल्स हो रही है उसमें से आज की डेट में ईवी सेक्टर का, टू व्हीलर का बात करें तो वो सेल हो रहा है। तो ये काफी बड़ी बात है कि मतलब बढ़ने वाला है। और दूसरी बात है कि सेल्स के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि लोग मतलब मार्केटिंग के उसके चक्कर में ले रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, लोगों को ये डिटेल मतलब ये बेनिफिट दिख रहा है। अब दूसरी बात इसमें ये आती है यहाँ पर कि काफी अच्छी बात है ये, और ये पॉपुलराइज भी काफी हो रहा है। द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज जस्ट 0.35 पर किलोमीटर कंपेयर्ड विद 2.20 फॉर पेट्रोल पावर्ड वंस। तो अगर हम पेट्रोल या डीजल की बात करते हैं तो भी इतना ही 2.20 रुपीज पर रहता है। हालांकि अगर हम यहाँ पे सिर्फ टू व्हीलर की बात करें तो डीजल उतना प्रिवेलेंट नहीं रहेगा, 2.20 आपका पेट्रोल में रहता है, और ईवी में सिर्फ 0.35 रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अगर आप वैसे भी देखें तो सोशली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली हर तरीके से बेनिफिट है, और ये सब रीजंस की वजह से इनकी डिमांड भी बढ़ रही है और ये भी हो रहा है। यहाँ पर लिखा है आपका हिट अ न्यू हाई इन सितंबर, यानी कि सितंबर में इनकी एक नई हाई गई है, और ये वही एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिविटीज़ की वजह से और इसके नए प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से, और सबसे ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होती हैं तो उसका एक अपना ही वो भी होता है कि एक यार हमने नई स्कूटी खरीदी है, तो उस वजह से भी, उस सेक्टर से भी ये बढ़ रही है जो इसकी सेल्स है। इसके बाद एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है, ये पवन मुंजल है, ये चेयरमैन है हीरो मोटर कॉर्प, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ET ने इकोनॉमिक टाइम्स ने क्वेश्चन आंसर राउंड किया इनके साथ, ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैंने पढ़ा है, मैंने इनकी समरी पढ़ ली है, बहुत बेसिक है, मुझे इतना लगा इतनी इनकी पब्लिसिटी के लिए इन्होंने करवाया है। बट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये आपके ई व्हीकल्स के ऊपर ही आपको कुछ ना कुछ तो इनसाइट्स यहाँ पर दे ही देगा। बट ये जो भी है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर आप एक न्यूज़ यहाँ पर और है, ये रही एक न्यूज़ यहाँ पर और है, कार प्राइसेस टू राइज विद स्ट्रिक्टर एमिशन रूल्स। तो मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा, कि जो आपका क्या है कि स्ट्रिक्टर एमिशन रूल्स हो रहे हैं, यानी कि एमिशन मतलब होता है कार्बन एमिशन, जो कार्बन वाला धुआं निकलता है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स बना रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से उनका एक ये उसके अंदर स्टेप रहेगा कि उनका एक स्टेप रहेगा कि कार प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए। कार प्राइसेस बढ़ाकर क्या होगा कि कम लोग खरीदेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली एमिशन कम होगा। अब एमिशन कम करने के दो तरीके हैं, एक तो यही कि कार कम कर दो, एक दूसरा है कि आप कार्स को एफिशिएंट बना दो। अब जो दूसरा तरीका है उसमें एक प्रॉब्लम है कि द फोर व्हीकल पैसेंजर एंड कमर्शियल व्हीकल्स विल नीड, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल होता है जो आप अपने घर के यूज के लिए लेते हैं, कमर्शियल व्हीकल होता है जैसे आपकी कैब्स वाला सिस्टम है, will need more sophisticated equipment to be added to meet the next level of emission standard।
यानी एमिशन स्टैंडर्ड्स जो है कि कितना कम एमिशन होता है, किस टाइप का एमिशन होता है, उसके नए स्टैंडर्ड नेक्स्ट लेवल को बीट करने के लिए हमारे पास अभी और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास नहीं है अभी के लिए। हम जो आपका जैसे BS6 चलता है, BS6 BS4 वगैरह, तो BS6 में अभी हम नहीं जा सकते हैं। आपको ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा भारत स्टेज हम 6 पे के सेकंड फेज में, अभी भारत स्टेज 2 में है, और ये आपका यूरो 6 एमिशन नॉर्म के एक ही बराबर बात है। तो बेसिकली भारत स्टेज 2 पे अभी हम चल रहे हैं और नेक्स्ट अप्रैल से पहले हम इससे मूव भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कार प्राइसेस बढ़ाकर ये चीज़ कम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ एनालाइज करनी है कि हर न्यूज़ के अंदर या कुछ न्यूज़ के अंदर ऐसे होता है कि कुछ चीज़ हो रही होती है, तो ये चीज़ हुई है, अब इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये चीज़ है, तो ये जो रीज़न ये है फिर उससे हुई ये चीज़ है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। ये यहाँ पर कॉज है और ये यहाँ पर इफेक्ट है, ये चीज़ हुई इसकी वजह से ये चीज़ हुई। तो ये जो चेन है अगर आप ये बनाना सीख जाते हैं या बनाना का कोशिश करते हैं हर चीज़ के अंदर, तो ये बेटर रहता है, क्योंकि फिर आप इस चेन को और भी आगे पीछे कर सकते हैं। अब मान लेते हैं ये आगे चल के किस चीज़ का कॉज बनेगा कि इसकी वजह से ईवी का डिमांड बढ़ेगा। अब ये इफेक्ट किस चीज़ का होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से सरकार चाहती है कि स्ट्रिक्टर एमिशन रूल बन जाए या ऐसा कुछ हो। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत सोचना हो, मतलब ऑब्वियसली मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि सब लोग सोचें, बट कोई बात नहीं अगर आप नहीं भी रहता ये चीज़। तो अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर करने वाले हैं। ऑनलाइन गेमिंग टॉक्स बिगिन फॉर सेंट्रल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये लास्ट न्यूज़ है। क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने मिलकर, कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, होम अफेयर्स एंड फाइनेंस। फाइनेंस कैसी होगी, टैक्स से इन्वॉल्व होगी। होम अफेयर्स जनरल ये क्योंकि पूरी इकोनॉमी या पूरी नेशन कैसे काम करती है, गेमिंग इंडस्ट्री इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि बच्चे जो उनकी अपब्रिंगिंग है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है आज की डेट में गेमिंग करना। तो जैसे वॉयलेंट गेम्स है ऑनलाइन, PUBG वगैरह, उससे एम्पैथी और ये सब इमोशंस डेवलप नहीं हो पाते हैं, कम हो पाते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से होम अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT तो होगा ही, क्योंकि गेमिंग से ऑनलाइन गेमिंग की बात करें। तो अब यहाँ पर है क्या, ये तीनों मिनिस्ट्री ने मिलकर ये सोचा है कि यहाँ पर एक सेंट्रल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के अंदर एक तो आपकी एक बॉडी ऐसी सेटअप होगी जो आपका ये परमिशन दे रही होगी एप्स को कि हाँ ये ठीक है ये गलत है। कैसे होगा, ऑन क्रिएटिंग सच अ फ्रेमवर्क दैट वुड एंटेल सेटिंग अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी, ये मैंने आपको अभी बताया, सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप होगी। और कोई भी एप्लीकेशन होगी जिसको प्ले स्टोर पर जाना है, इंडिया के अंदर कम से कम अलाउड होना है, तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके अंदर चेकिंग वगैरह भी होगी। तो वो सब चीज़ों के बाद अब द ऑफ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, द रेगुलेटर वुड हैव द पावर्स टू ब्लॉक अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स एंड द ऑपरेटर्स मस्ट डू यूजर वेरिफिकेशन थ्रू द नो योर कस्टमर प्रोसीजर। तो बेसिकली यही सब है, टू प्रोटेक्ट योर माइनर प्लेयर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एज पर द अर्ली डिस्कशन। तो यही सब है कि इनका एक मेजर स्टेप रहेगा माइनर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि गेमिंग मार्केट प्राइमरीली माइनर्स को सर्व कर रही होती है। तो वो चीज़ को भी इन्होंने देखा है कि कैसे कम कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात तो यही सब है कि जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, बहुत सारी गेमिंग कंपनी ऐसा भी करती है, रमी वगैरह वाली कंपनी है इसमें, तो वो सब क्या करती हैं कि आप अपना पैसा एक वर्चुअल मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारी और भी गेम्स में होता है। तो जैसे रॉयल आपके PUBG वगैरह के अंदर होता है, BP के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, शायद BP या RP बोलते हैं। तो इनसे मनी लॉन्ड्रिंग के भी काफ़ी सारे केसेस सुनने को मिलते हैं, या टैक्स इवेजन के। जैसे क्या हुआ, एक कंपनी ने अपना पैसा कमाया, ये एक पर्सन है उसको मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, उसने वो गेम के थ्रू सारा BP में कन्वर्ट कर लिया, लेट से जो भी उसका नाम है BP है PUBG के अंदर, और फिर BP को ही एक ऐसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया PUBG के अकाउंट में, जो कि कहीं बाहर का था, और वो BP को उसने फिर अपने नॉर्मल कैश में कन्वर्ट कर लिया, जैसे भी होता है उस गेम के अंदर ही। तो उस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है यहाँ पर। और टैक्स इवेशन भी हो सकता है कि जैसे अगर आपने कोई PUBG के टूर्नामेंट्स होते हैं, ये सब होता है, ये सब बहुत ही अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, अनरजिस्टर्ड इंडस्ट्री है। तो इस पूरी इंडस्ट्री का टैक्स इवेजन इवेड करने का यही तरीका है कि एक नई बॉडी सेटअप हो और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का रूल आ जाए। तो आई होप कोई रूल ये वाला तो इंटरेस्टिंग लगा ही होगा, इसके पहले भी पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हाँ कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल से मैं ट्राई करूंगा थोड़ा वीडियो आपका जल्दी आए। तो दैट इज इट, बाय बाय, थैंक यू।